हाँ जी दोस्तों, सो ये है वीडियो नंबर 3 फॉर एलएलबी का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो इससे अगर दो पहले हमने वीडियो बना रखी है जिसमें हमने कवर किया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप उस वीडियोस को ज़रूर देखना। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कहते हैं। तो देखिए जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने बहुत ही न्यूज़ में देख रखा होगा, बट पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंपल आप समझ सकते हैं कि कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल और डिसओबीडियंस टुवर्ड्स अ कोर्ट ऑफ लॉ, which means that we willfully fail to obey the court order or disrespect the legal authorities. तो जज क्या कर सकते हैं? जज हैज़ राइट टू इम्पोज सेंशन सच एज फाइन और कैन सेंड द कंटेमनर। कंटेमनर मतलब जिसने कंटेम्प्ट किया है, तो कंटेमनर टू जेल फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. This term can also be understood in terms of freedom of limit of the judicial proceedings. As we know that all judges in court can give judicial proceedings, and which have a certain limit in which it has the freedom to make any judicial proceeding, and anything which curtails to or stops to make such judicial proceedings can amount to contempt of court. So these judicial proceedings are necessary to complete them. सो देयरफॉर इन सब को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़े तो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो दो आर्टिकल है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आर्टिकल 129 और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 142. सो आर्टिकल 129 और 142 हम समझेंगे. पहले आर्टिकल 129 समझते हैं. आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. उसके पास सारी पावर है इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट हुआ है तो उसके पास पावर है पनिश करने के लिए. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कोर्ट हैविंग इट्स एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग रजिस्टर्ड फॉर ओवर लास्टिंग मेमोरी और दैट मेमोरी विच हैज़ नो एंड एज एविडेंस और प्रूफ. And as evidence or proof, the truth of these records cannot be questioned, and also these records are treated as a higher authority, or anything stated against the truth of these records comprised contempt of court. सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है. और आर्टिकल 142 क्या कहता है? व्हेन एनी लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द प्रोविजंस mentioned in the clause 1 of this article, the Supreme Court has all powers to make an order for securing any person's attendance, producing of any documents, or has the power to give punishment to anyone for its contempt. Supreme Court can't do anything against the right of personal liberty if it has the power to punish for contempt of court. So right of liberty, पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकता. बाकी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये एक CCA भी बोलते हैं इसको कई बच्चे. सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसका पर्पस क्या है? इसको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ. सो ये एक्ट है जो कि एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर except in certain condition in which certain provision in which the provision of act is connected to the contempt of Supreme Court. सो सुप्रीम कोर्ट के केस में जम्मू कश्मीर में लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. द एक्ट ऑफ 1971 जो ये 1971 में आया है अलाउज द सुपीरियर कोर्ट्स टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को. द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस. इसका मेन है टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ लॉ एंड प्रिवेंट इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस.
सो ये पॉइंट था हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को लेके, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एसेंशियल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या ज़रूरत है, तो वही ऊपर वाले से लिंक कर सकते हो आप, बट स्टिल एक और मैंने इसको पॉइंट को बोला, अगर आपके स्पेसिफिकली एसेंशियल्स पूछता ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो सबसे पहले एक कंटेम्प्ट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सो डिसओबीडियंस होनी चाहिए टू एनी टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री एक्सेट्रा, और ये विलफुली होने चाहिए सिविल कंटेम्प्ट में। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में पब्लिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। This publication can be either spoken or written or words or by sign or by visual representation. The court shall make a valid order and this order should be in knowledge to the respondent. The action of contemner should be deliberate and also it should be clearly disregard the court's order. मतलब deliberate होना चाहिए, willful होना चाहिए, और कोर्ट की ऑर्डर का डिसरिगार्ड क्लियरली विजिबल होना चाहिए इसमें। टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो सेक्शन 2A ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसको दो पार्ट्स में बोलता है। दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज अगेंस्ट द इंडिविजुअल जज, harassing him with transfer or removal from office, casually addressing the judge, questioning his authority to ask questions, and making disgraceful accusation against an individual judge। तो ये सब आपने देखा होगा, न्यूज़ में लोग करते होंगे, कई बार पकड़ते होंगे, और ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज भी पकड़ा दिया जाता है। तो आप भी बचिए, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट ली है तो उसके अगेंस्ट आप मीडिया में जाके या पब्लिकली नहीं बोल सकते। सो इन सब को कंसिडर किया जाता है एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, और ये जो पर्सन कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके अनकर्टियस बिहेवियर के लिए, और ये प्रोसिक्यूट किया जा सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सिविल कंटेम्प्ट। तो भाई साहब, अब हमने पढ़ा कि दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। तो सिविल का मतलब क्या होता है, तो पहले हम सिविल कंटेम्प्ट के बारे में समझते हैं। ये होता है विलफुल डिसओबीडियंस टू द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर का, डिक्री का, डायरेक्शन का, या जजमेंट का, या रिट ऑफ द कोर्ट बाय एनी पर्सन जो विलफुली ब्रीच कर रहा हो। अच्छा, ये एक और बात बोल सकते हैं कि विलफुली अगर ब्रीच कर रहा है अंडरटेकिंग का, तो उसको भी हम सिविल कंटेम्प्ट बोल सकते हैं। तो इसको अंडरटेकिंग एक प्रॉमिस की तरह होता है, जिसको हम ब्रीच बोलते हैं, ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग बाय ही गिव पर्सन। सो अगर प्रॉमिस भी लिखा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना इसको। सो इसमें कुछ केस लॉज है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे नूरली बूबल थाने वाला वर्सेस KMM शेट्टी। सो इसमें क्या होता है, अंडरटेकिंग वॉज गिवन टू द कोर्ट इन सिविल प्रोसीडिंग बाय ए पर्सन ऑन द फेथ दैट अंडरटेकिंग वॉज करेक्ट। कोर्ट ने सेंशंस लगा दी ए कोर्स ऑफ एक्शन में, और बट बाद में पता चला कि ये जो अंडरटेकिंग है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। सो इस केस में इसको मिसकंडक्ट माना गया और अमाउंट हुआ, ये इसको डिक्लेयर कर दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह। उत्पल कुमार दास वर्सेस कोर्ट ऑफ द मुंसिफ कमरूप। इस केस में क्या किया कि एक बंदे ने असिस्टेंस रेंडर करने को मना कर दिया। सो नॉन रेंडरिंग ऑफ असिस्टेंस जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था तभी भी उसने मना कर दिया, तो इस केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला गया। नेक्स्ट केस है यूपी रेसी एम्प्लॉय, रेजिडेंशियल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउस बी सोसाइटी वर्सेस न्यू नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया नोएडा को कि वेरीफाई करे और स्टेट करे एफिडेविट डिटेल्स को जो कि लोगों ने दी थी फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स। इस डायरेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को मिस्टर एस ने फाइल तो किया बट फॉल्स एफिडेविट के साथ फाइल किया, मिसलीड करने के लिए कोर्ट को। तो इस केस में मिस्टर
एस जो थे उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मतलब गिल्टी घोषित किया गया। अब क्या क्या डिफेंसेस हो सकते हैं कि आपको बोला जाए कि नहीं नहीं आप सिविल कंटेम्प्ट आपने कर दिया था पर आपको पनिश नहीं किया जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए सर मेरे को लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ भी है, ऐसा कोई डिक्री आई है या डायरेक्शन मिला भी है या जजमेंट हुई है या रिट हुई है या अंडरटेकिंग झूठी थी। दूसरा नॉट डन विलफुली, मेयर एक्सीडेंट बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तो अंडरटेकिंग उसने दी थी पर उसको पता नहीं था कि ये फैक्ट ही गलत है, विलफुली नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया या उसके कंट्रोल के बाहर था कि वो चीज़ होगी। तीसरा ऑर्डर दैट हैज़ डिसोबेड शुड बी वेक और एम्बिगियस, सो ऐसा ऑर्डर को डिसोबे किया गया जो कि बहुत वेक और एम्बिगियस था। आर एन रमोल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में यही हुआ कि उसको वेक लग रहा था, कुछ लिखा नहीं हुआ था ढंग से और उसने डिसऑनर कर दिया, तभी भी उस पर सिविल कंटेम्प्ट का केस नहीं चला। एक ऑर्डर पे एक से ज़्यादा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन हो रही है तो ऐसे केस में भी हम कंटेम्प्ट नहीं मानेंगे। कमांड ऑफ द ऑर्डर इज़ इम्पॉसिबल, जो ऑर्डर दिया गया है उसका कमांड उसका फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, इसलिए ये डिफेंस ऑफ सिविल कंटेम्प्ट बन सकते हैं। तो 5 हमने पढ़ा, लैक ऑफ नॉलेज, नॉट डन विलफुली, वेयर एक्सीडेंट और बियॉन्ड कंट्रोल, ऑर्डर डिसोबे किया जो कि वेग था और एम्बिगस था, ऑर्डर का एक से ज़्यादा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन निकल रहा था, और जो कमांड है ऑर्डर का वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का दूसरा टाइप क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सेक्शन 2 क्लॉज सी, इसमें बोलता है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज डिफाइंड एज पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर बाय वर्ड स्पोकन रिटन और बाय गेस्चर साइन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और कोई भी ऐसा एक्ट जो स्कैंडलाइज करता हो या टेंड्स टू स्कैंडलाइज करता हो या फिर लोअर नीचे दिखाता हो या टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट और बायसनेस और इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर्स द ड्यू कोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और ऑब्स्ट्रक्ट करता हो या टेंड टू ऑब्स्ट्रक्ट करता हो, इंटरफेयर करता हो, टेंड टू इंटरफेयर करता हो विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैनर। तो बहुत ही लंबी डेफिनेशन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोला जाएगा। जसवंत सिंह वर्सेस वीरेंद्र सिंह, इसमें एडवोकेट ने डेरोगेटरी और स्कैंडलस अटैक किए जज ऑफ हाई कोर्ट में और उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चला। सो अब ये कंटेम्प्ट किस किस केस में कंटेम्प्ट नहीं बोल सकते। आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपने कर दिया, लगता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर लिया, बट उसके बावजूद भी आप इसका सहारा ले सकते हो कि सर ये कंटेम्प्ट था ही नहीं, तो क्या क्या बोल सकते हैं आप। सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि सर देखिए ये जो आपने पब्लिकेशन की या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर किया वो कंटेम्प्ट नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड, मतलब मेरे पास अगर मैंने किया तो मेरे पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं था कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है। मेरे पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं था बिलीव करने का कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है। और जब मैंने किया ये पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन के टाइम पे ये प्रोसीडिंग पेंडिंग ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पब्लिकेशन को कर दिया। या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते के टाइम पे ये पब्लिकेशन पेंडिंग थी नहीं, ओ सॉरी ये जो हमारा केस है, जो आपका प्रोसीडिंग है, ये पेंडिंग था ही नहीं, और कोई हैड नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट इट कंटेन्ड और वॉज लाइकली टू कंटेन एनी मैटर सच मैटर इज पेंडिंग, तो इस केस में इसको इनोसेंट माना जाएगा। और क्योंकि भाई अब हमको क्या पता कि इसका कोई कोर्ट में चल रहा है केस कि नहीं चल रहा, तो उस केस में कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग नॉट कंटेम्प्ट, तो अगर आपने फेयर और एक्यूरेट रिपोर्ट रखी है जुडिशियल प्रोसीडिंग की तो इसको कंटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। फेयर क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो जुडिशियल एक्ट का, इसको भी कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा। कंप्लेंट अगेंस्ट प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट अटेम्प्ट नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन relating to proceedings in chambers or in camera not contempt, because
कि इसको नहीं माना जाएगा सर्टेन केसेस में वेयर पब्लिकेशन शुड नॉट बी कंट्ररी टू द एक्ट, कोर्ट शुड नॉट प्रोहिबिट सच एक्ट, नॉट कनेक्टेड विद पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी, और ये कोई सीक्रेट प्रोसेस नहीं था या सीक्रेट डिस्कवरी नहीं थी। तो ऐसे केस में कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा और ये बंदे को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, एडवोकेट को। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेक्शन 12। अगर आपको पता चल जाता है कि ये बंदे ने कंटेम्प्ट किया है तो आप बता सकते हो कि इस बंदे को क्या क्या पनिशमेंट लगेगी। सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो पनिश कर सकते हैं विद सिंपल इम्प्रिजमेंट, और ये इम्प्रिजमेंट जो है वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकती है या कोई फाइन के लिए एक्सटेंड हो सकती है 2,000 रुपये तक, या दोनों चीज़ें लग सकती है अगर बहुत किस्मत ख़राब हो तो। अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी जाएगी, बट अगर अक्यूज़ ने माफ़ी मांग ली है तो जो उस पर अक्यूज़ को डिस्चार्ज करके उसकी जो पनिशमेंट है उसको, जो अवॉर्डेड पनिशमेंट है उसको छोड़ दिया जाएगा और उसको रेमिटेड मान ली जाएगी। सो बट अपॉलॉजी जो उसने की है वो सेटिस्फाई, कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो, और जो भी कोर्ट अगर इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस मतलब सेंटेंस करती है, इम्पोज ए सेंटेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सो वो उतना ही होना चाहिए जितना प्रिस्क्राइब हुआ है, उससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। पर्सन गिल्टी होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर उसने कोई भी अंडरटेकिंग कोर्ट में दी है जिसका वो मेंबर था किसी भी कंपनी का, तो पर्सन जो उस टाइम पे चार्ज पे था ऑफ द कंपनी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी एंड शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। तो ये कंपनी के केस में हमने क्लियर कर दिया कि जो भी पर्सन इंचार्ज था उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बोल दिया जाएगा। अच्छा, कब उसको लायबिलिटी से फ्री मान लिया जाएगा कि वो कंटेम्प्ट नहीं किया? अगर उसने बता दिया कि भाई उसकी नॉलेज में था ही नहीं, या उसने एक्सरसाइज की थी सारी पॉसिबल मीन्स टू प्रिवेंट इट्स कमीशन। तो कमीशन होने से मतलब उसने कमिट होने से सारे उसने पॉसिबल मीन्स टू प्रिवेंट लगाए थे, तो उस केस में कंपनी को भी लगेगा कि हाँ भाई ये गलती से हुआ है, ये जानबूझ के नहीं किया। और लायबिलिटी ऑफिसर इंचार्ज की होगी जो कि डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, अगर उनको पता चलता है कि ये उनकी कंसेंट से हुआ है या नेगलेक्ट ऑन देयर पार्ट हुआ है। अब कुछ रेमेडीज़ भी है, रेमेडीज़ अगेंस्ट इन ऑर्डर टू ऑफ पनिशमेंट। तो क्या रेमेडीज़ है? सेक्शन 13 सबसेक्शन ए ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या कहते हैं कि नो कोर्ट अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट नेचर ऑफ कंटेम्प्ट दैट इज सब्सटेंशियली इंटरफेयर टेंड टू सब्सटेंशियली इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस। और दूसरा 13B, द कोर्ट में गिव द डिफेंस ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ if it finds that act done in public interest and the request for invoking the defense is bona fide। तो कुछ रेमेडीज़ है जो अवेलेबल है पनिशमेंट ऑर्डर अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑर्डर अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। सो क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट? ये थोड़ा सा मिलता जुलता पॉइंट है ऊपर वाले से, बट थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा। 13A 13B बात करते हैं कि कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, कोर्ट को एक्सेप्शनल सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी, पर दो केस है जहाँ पे उस पर्सन के पास भी पावर है, जहाँ पे वो अपॉलॉजी मांग ले या अपील कर दे। तो इस केस में अपॉलॉजी रियल सेंस ऑफ रिपेंटेंस होनी चाहिए, तभी उसको अपॉलॉजी मिलेगी। तो अपॉलॉजी के बारे में तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लिमिटेशन फॉर द एक्शन ऑफ कंटेम्प्ट, सो सेक्शन 20 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसको टेक केयर करता है। ये स्टेट करता है कि कोई भी कोर्ट इनिशिएट करेगी प्रोसीडिंग्स को दो ही कंडीशन में। तो कंटेम्प्ट हुआ है, कोर्ट तभी करेगी जब दो कंडीशन फुलफिल हो। आइदर द प्रोसीडिंग्स आर ऑन हिज ओन मोशन, सो प्रोसीडिंग उसने खुद ही उठा ली हो, और दूसरा है आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ विच
द कंटेम्प्ट इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। सो जब कंटेम्प्ट बताया जा रहा है, क्लेम एलीज मतलब एलिगेशन लगाया जा रहा है कंटेम्प्ट का, तो जब कमिटमेंट होने का एलिगेशन लगा रहे हैं उसके 1 साल तक कोर्ट उसको उठा सकता है, उसकी कंप्लेंट को उठा सकता है और प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग को ऑन हिज ओन मोशन भी कर सकता है। तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए शॉर्ट नोट्स रेडी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मोर देन सफिशिएंट मैंने इसमें नोट्स में डाल दिया है, आप इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। सो आई होप इस नोट से आपको हेल्प मिली होगी। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे जो कि है 7 लैब्स ऑफ एडवोकेसी। बट उस वीडियो को देखने के लिए आपको इसी चैनल में जुड़े रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।